हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। मुख्य रूप से हम अध्ययन कर रहे थे सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपके इन कक्षाओं में ही नहीं, आपके जब तक पढ़ाई करोगे, जब तक कंपटीशन दोगे, तब तक आपके ये विषय काम आता रहेगा। क्योंकि वर्तमान में जितने भी अभ्यर्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो मुख्य रूप से पहले इन आरबीएससी एनसीईआरटी किताबों का ही अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब भी पेपर बनता है तो पहली प्राथमिकता यही बुक रहती है। तो आओ, हमारा एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। इसका नाम है संघर्षकालीन भारत, कहाँ से कहाँ तक। यानी कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था आपको पता होगा। अगर आपने हमारा पहला का वीडियो देख रखा है तो आपको पता है। हम पढ़ेंगे 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक इस अध्याय में। पहले अध्याय में अपने शुरुआत से लेकर 1206 ईस्वी तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब 1206 ईस्वी से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। यानी कि 1206 ईस्वी से यानी कि 1206 ईस्वी से पहले भारत में कोई मुस्लिम शासक नहीं था। लेकिन 1206 ईस्वी के बाद से 1757 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम शासन रहा, यानी कि एक तरीके से मुस्लिम राज रहा। अब 1206 ईस्वी में मुस्लिम शासन कैसे स्थापित हुआ, एक छोटी सी स्टोरी है जिसके माध्यम से आप समझ लेना। पहले आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब हुआ, यानी कि मुसलमानों का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ। तो आप ध्यान रखना, 636 ईस्वी में अरबों का पहला आक्रमण हुआ था ठाणे में। ठाणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी कि समुद्र के रास्ते से 636 ईस्वी में अरबों का यानी कि मुसलमानों का भारत पर आक्रमण हुआ। लेकिन ये आक्रमण सफल नहीं हो पाया। इसका उल्लेख किसमें है, इसका उल्लेख फतू अल बुल्दान में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद में भी फिर बहुत से आक्रमण हुए। उन आक्रमणों का उल्लेख एक चचनामा, एक किताब है अरब यात्री की चचनामा। इस चचनामा पुस्तक में अरब आक्रमणों का उल्लेख है। उन अरब आक्रमणों के उल्लेख में से एक सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख है 1722 ईस्वी का आक्रमण, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया भारत पर, जब उस समय सिंध का राजा दाहिर था। ध्यान रखना कि भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पहला आक्रमण माना जाता है 1722 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। लेकिन सिंध का राजा जब हाथी पर बैठा हुआ था तो बैठे होने के बाद में गलती से एक तीर राजा दाहिर के सीने पर लग गई, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। बाद में इसके बेटे और इसकी रानी ने कमान संभाली और अपने आप को संभाला, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट गया। इस तरह से यहाँ तक तो भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत नहीं हो पाई। उसके बाद में मोहम्मद गजनवी भी आया, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा। आपको पता होगा 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को बहुत लूटा। कश्मीर के शासक जयपाल आनंदपाल से भी मोहम्मद गजनवी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मोहम्मद गजनवी ने अनेक बार यहाँ से सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में, वहाँ से लूट कर पूरा धन ले गया। और इसी का एक उत्तराधिकारी मान सकते हैं, इसी का था एक शासक इसी प्रदेश का, मोहम्मद गजनवी के बाद में मोहम्मद गौरी जो था। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि मोहम्मद गजनवी की तरह हम भी भारत को लूटते हैं। लेकिन दोनों की नीतियों में एक फर्क था। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया कि इसने धन लूट लाट के ये वापस चला गया, लेकिन मोहम्मद गौरी लूटना भी चाहता था और साथ में ही पूरे भारत पर कब्जा भी करना चाहता था। तो मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम स्थापना हुआ पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान भारत का चौहान शासक था, यानी कि उस समय अजमेर का शासन भी मान सकते हैं। लेकिन ये भारत का सम्राट भी बोल सकते हैं। ये अंतिम हिंदू
राजा भी बोल सकते हैं। यानी कि भारत में अंतिम हिंदू राजा कौन हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे। पहले अनेक युद्धों में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी ने एक युद्ध जीत लिया। इनके मध्य जो युद्ध हुए उनको तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। तराइन के 2 युद्ध हुए, एक हुआ 1191 में, एक हुआ 1192 में। 1191 के पहले वाले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, और 1 साल बाद में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने गौरी प्रदेश ले गया। बाद में मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम को यहाँ पर ही छोड़ दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ किया, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित होने के कारण भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत का मतलब यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1206 से लेकर 1526 तक भारत दिल्ली सल्तनत रहा, और 1526 से लेकर 1757 तक मुगल साम्राज्य रहा। यानी कि है तो मुस्लिम शासक, लेकिन इस दिल्ली सल्तनत में अनेक वंश हुए, जिनमें से जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। तो आज पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का प्रमुख शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था, जिनको जब मोहम्मद गौरी इस यहाँ से जीत जात के जा रहा था तो अपनी जो जीते हुए प्रदेश का जो नियुक्त किसको करके गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी कि लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, और इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, यानी कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में या किसकी स्मृति में? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी पहली मंजिल का ही निर्माण करवाया, और बाकी का जो भाग है उसका निर्माण किसने करवाया? इसके दामाद इल्तुतमिश ने शेष भाग का निर्माण करवाया। बाद में 1210 में घोड़े पर पोलो का गेम खेल रहा था, तब इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की वहां से गिरकर मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु होने के बाद में 1210 से 1236 तक लगभग आप देख सकते हो 26 साल तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश भी बहुत ही अच्छा शासक था। इसने ही मुस्लिम साम्राज्य को वास्तविक रूप से एक संगठन दिया, यानी कि वास्तविक रूप से, यानी कि इल्तुतमिश ने ही मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। ठीक है, इसी ने इल्तुतमिश ने रणथंबोर को भी जीता 1226 ईस्वी में। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उस समय एक जो इल्तुतमिश के समय मंगोल का एक युवराज था मंगबरनी वहां से चंगेज खां के कारण भाग रहा था। तो मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, इल्तुतमिश ने मना कर दिया, जिस कारण मंगबरनी भारत न आकर और जगह चला गया। इस कारण चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। अगर इल्तुतमिश मंगबरनी की सहायता करता तो हो सकता था कि चंगेज खां भारत पर आक्रमण कर देता, और चंगेज खां का भी पूरे भारत पर शासन हो जाता, क्योंकि उस समय चंगेज खां बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शासक था। तो इसने अच्छा किया, इल्तुतमिश ने सहायता न देकर, यानी खतरा मोल नहीं लिया। इल्तुतमिश के बाद में इसका पुत्र हुआ रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन फिरोज शाह की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद में इसकी फिर पुत्र नहीं था इल्तुतमिश की, तो इसकी पुत्री इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को शासन बनी, यानी कि शासिका बनी, यानी कि सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान जैसे ही गद्दी पर बैठी, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली शासिका कौन थी, तो आप ध्यान रखना रजिया सुल्तान। अब इसने शासिका बनते इसने क्या किया? इसने मुस्लिम साम्राज्य में जो पर्दा प्रथा होती है उसको त्याग दिया, और पुरुषों के समान कुबा और कुला पहनने लगी। कुबा यानी कि कोट, कुला यानी कि टोपी। अब आपकी आया कि कुबा और कुला का संबंध किससे है? तो रजिया सुल्तान से। इसने अपने ही कुछ जो सैनिक था उससे विवाह कर लिया। बाद में रजिया सुल्तान को मार डाला गया, क्योंकि इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। अल्तुनिया से विवाह करने के बाद में 1240 में यहाँ के अमीरों ने रजिया सुल्तान को मार डाला।
उसके बाद में रजिया सुल्तान के बाद में कुछ शासक हुए, लेकिन उनका कुछ विशेष उल्लेख नहीं है, यानी कि उनका ऐसा काम नहीं है। तो जैसे कौन कौन से, बराम शाह हुआ, मसूद शाह हुआ, नसीरुद्दीन महमूद हुआ, लेकिन इन सब के बाद में ही जो सबसे महत्वपूर्ण इनके बाद में शासक आता है वो था बलबन। अब बलबन बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसका प्रारंभिक नाम था उलुंग खा, यानी कि बलबन का प्रारंभिक नाम क्या था, उलुंग खा। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये 1296 है, तो इसको ध्यान रखना, 1296 नहीं है यहाँ पर है 1290, ठीक है, यानी कि 1290 को आप ध्यान रखना। इल्तुतमिश का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश के जो बलबन का जो संबंध है वो इल्तुतमिश के तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। बलबन ने जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसने बहुत से सुधार किए। सुधार क्या क्या किए और बहुत से काम भी किए। उस समय आमिर यानी कि जो सामंत थे बहुत ही प्रभावशाली थे, तो उनको नियंत्रण में रखने के लिए बलबन ने बहुत से उपाय किए। जैसे उसने क्या क्या किए, जैसे उसने लोहे और रक्त की नीति अपनाया, यानी कि भारत में लोहा और रक्त की नीति का जन्मदाता कौन है, तो बलबन। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें पुरुषों को तो मार दिया जाता है, लेकिन बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना लिया जाता है। साथ में इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को भी शुरू किया दरबार में, यानी कि बलबन के दरबार में जो भी व्यक्ति आता था तो पहले वो सम्राट के सामने झुकेगा, फिर उसके पैरों को चूमेगा, उसको बोलते हैं पाबोस। यानी कि सिजदा और पाबोस की गद्दी को किसने शुरुआत की, तो बलबन ने शुरुआत की। साथ ही लोहे रक्त की नीति किसने शुरुआत की, बलबन ने ही इसने शुरुआत की। आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही इसने क्या किया कि इसने बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत का मतलब यह है कि भारत में किस शासक ने राजत्व का सिद्धांत दिया, तो बलबन ने दिया। राजत्व का सिद्धांत का मतलब है यह है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, यानी कि राजा किसका प्रतिनिधित्व है, ईश्वर का, यानी कि ईश्वर ही राजा है, ये समझ लेना चाहिए। सामान्य जनता अलग है, राजा अलग है, तो इसका ये सिद्धांत दिया। साथ में इसने अमीरों को कुचलने के लिए जैसे क्या किया, चोरों डाकुओं का दमन किया, राजपूतों जमींदारों को शासन के विरोधी विद्रोह का कुचलना इसका प्रमुख कार्य थे। बाद में बलबन के बाद में इस समय 1290 के बीच में लगभग जलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद में जो था क्यूमर्स का वध करके जलाउद्दीन खिलजी ने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था खिलजी वंश। जलाउद्दीन खिलजी उस समय 70 वर्ष का था, तो 70 वर्ष की आयु में 1290 में जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। लेकिन जलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा शासन नहीं कर पाया, क्योंकि 1296 में जलाउद्दीन खिलजी के दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके दामाद और इसके भतीजे ने इलाहाबाद में इसकी हत्या करवा दी, और फिर जलाउद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में बता सकता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो जलाउद्दीन खिलजी ने की। कब की, 1290 में, और 1296 में इसकी हत्या कर दी। कहाँ पर की, इलाहाबाद में इसकी हत्या कर दी गई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सुधार किए। सर्वप्रथम यानी कि क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने सिखों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में अपनी छपाया, देंगे अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की रानी राजपूताना के भी 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। आपको पता होगा 1301 में जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक राणा हमीर था, और 1303 ईस्वी में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो वहाँ पर पद्मनी ने जौहर किया था, यानी कि रतन सिंह लड़ा था और पद्मनी ने जौहर यहाँ पर ही किया चित्तौड़गढ़ में, और राणा हमीर ने भी यहाँ पर वीरता पूर्वक हमला इसका किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से, जैसे जालौर पर भी आक्रमण किया, सिवाना पर भी आक्रमण किया। जब सिवाना पर आक्रमण किया तो उसमें कानड़ देवता, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वपूर्ण सेनापति था वो कौन था, मलिक काफूर। मलिक काफूर पहले हिंदू था, बाद में उसने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की बदौलत ही दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका, और वहाँ पर वह कुछ प्रदेशों को जीत सका। इसने कुछ न बहुत से चीज़ें को काम किया, जैसे इसने विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए 4 आदेश दिए। कौन कौन से आदेश दिए, यानी कि जो अमीर वर्ग था उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, और जो खालसा भूमि थी यानी कि राजा की भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसमें राज्यों की वर्दी की गई, और दिल्ली में
मद्य निषेध किया गया, यानी कि दारू शराब का सब बंद कर दिया गया, गुप्तचर प्रणाली को संचार किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी के समय उसका एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो, जो आपका बार बार में आएगा। अमीर खुसरो की जो रचना थी खजाइन फुतुहा। खजाइन फुतुहा में अमीर खुसरो ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को उस समय विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा के नाम से पदवियों से भी विभजित किया गया। यानी कि अमीर खुसरो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जिसकी रचना क्या थी? खजाइन फुतुहा। विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा किस शासक को कहा गया है? तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना। इसी तरह आपको भी एक और ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। यानी कि सर्वप्रथम किस शासक ने सैनिकों को नगद वेतन दिया? साथ में ही इसने मुनाफाखोरी, काला बाजारी पर भी रोक लगा दी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? बाजार नियंत्रण इसका सबसे बड़ा सुधार था, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए 2 वंश कंप्लीट हो गए हैं। कल हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, यानी कि हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, जो आपके काम आएगा। आपको पसंद आए तो दूसरे बच्चों को भी भेजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सबको लाभ मिले, क्योंकि हम विस्तार से बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।